गांव में लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। गांव के बुजुर्ग, पुरुष और पंचायत तक हार मान चुके थे। डर इतना फैल चुका था कि लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। लेकिन इस डर के माहौल में एक उम्मीद की किरण उभरी। गांव की बेटियां, उनमें सबसे आगे थी एक बहादुर लड़की जिसका नाम था लाली। लाली बचपन से ही निडर और न्यायप्रिय थी। जब उसने देखा कि गांव के लोग डर से कांप रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसने एक साहसिक फैसला लिया। अब डरकर नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। लाली ने गांव की सभी लड़कियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिल जाएं, तो कोई भी हमसे नहीं लड़ सकता। उन्होंने लाठियों से आत्मरक्षा का अभ्यास शुरू किया, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और एक मजबूत दल तैयार किया। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि बेटियां अब तैयार हो रही हैं। लोग पहले तो हंसे, लेकिन फिर जब उन्होंने लाली और उसकी टोली को अभ्यास करते देखा, तो उन्हें भी उम्मीद की झलक दिखाई दी। एक दिन खबर आई कि लुटेरे फिर लौटने वाले हैं। गांव डर में था, लेकिन इस बार सामने लाली और उसकी बहादुर टोली थी। सबने रंग बिरंगे परिधान पहने, लाठियां संभाली और गांव के बाहर मोर्चा संभाल लिया। गांव की बेटियों की बहादुरी की गूंज अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी। अगली सुबह पास के शहर से अधिकारी आए, जिन्होंने लाली और उसकी सहेलियों की वीरता की कहानी सुनी थी। वे हैरान थे कि बिना किसी हथियार के, सिर्फ लाठियों और साहस के दम पर इन लड़कियों ने पूरे गांव को बचा लिया। गांव के चौपाल में एक सभा बुलाई गई। सभी ग्रामीण इकट्ठा हुए। अधिकारी ने मंच पर आकर कहा, इस देश को लाली जैसी बेटियों पर गर्व है। इसके बाद उन्होंने लाली को मंच पर बुलाया और उसके हाथ में सम्मान पत्र और वीरता की प्रतीक एक सुनहरी छड़ी सौंपते हुए कहा, आज से तुम हमारे बाल सुरक्षा दल की अध्यक्ष हो। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लाली की आंखों में चमक थी, लेकिन उसकी आवाज अब भी सरल और विनम्र थी। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी। यह जीत पूरे गांव की बेटियों की है। हम सब मिलकर अपने गांव को सुरक्षित और शिक्षित बनाएंगे। उस दिन से गांव में लड़कियों के लिए एक नया प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, जहां उन्हें आत्मरक्षा, शिक्षा और नेतृत्व की ट्रेनिंग मिलने लगी। अब हर घर की बेटी साहसी बनने का सपना देखने लगी। लाली ने साबित कर दिया कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, साहस और एकता में होती है।赚钱这
लाली के बाल शक्ति प्रशिक्षण केंद्र की सफलता देखकर अब आसपास के गांवों से भी लड़कियां आने लगी थीं। लेकिन तभी एक नई परेशानी खड़ी हो गई। गांव का पुराना सरकारी स्कूल बंद करने का आदेश आया। सरकार ने रिपोर्ट दी कि स्कूल में छात्र कम है और भवन जर्जर हो चुका है। लेकिन लाली जानती थी कि अगर ये स्कूल बंद हुआ तो गांव की बेटियां शिक्षा से फिर दूर हो जाएंगी। लाली ने पंचायत से कहा, अगर ये स्कूल बंद हुआ तो हमारे भविष्य का दरवाजा बंद होगा। उसने गांव की बच्चियों और उनके माता पिता को समझाया कि शिक्षा ही असली ताकत है। उन्होंने स्कूल के सामने धरना शुरू किया, बैनर लगाए, हमें पढ़ाई चाहिए, बहाने नहीं। धीरे धीरे मीडिया भी इस खबर को कवर करने पहुंच गया। लाली का शांत लेकिन मजबूत आंदोलन अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। कई सामाजिक कार्यकर्ता भी उसका समर्थन करने लगे। आखिरकार जिला अधिकारी खुद गांव आए और सब कुछ देखा। उन्होंने स्वीकार किया कि लाली और गांव के लोग सही हैं। आदेश तुरंत रद्द कर दिया गया और साथ ही स्कूल के जीर्णोद्धार की घोषणा भी की गई। गांव में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चियों के चेहरों पर मुस्कान थी और लाली के मन में संतोष। उसने साबित किया, लाठी से रक्षा होती है और कलम से क्रांति। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, लेकिन गांव के लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस बार कुदरत का कहर कुछ ज्यादा ही बड़ा आने वाला है। एक रात मूसलधार बारिश शुरू हुई और नदी का पानी अचानक बढ़ गया। देखते ही देखते पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक गए। गांव के बाहरी हिस्से के कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया था। लोगों ने तुरंत पंचायत और अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन मदद पहुंचने में देर हो रही थी। ऐसे समय में लाली और उसकी बाल शक्ति टीम ही गांव की आखिरी उम्मीद बन गई। लाली ने बिना समय गंवाए अपनी टीम को बुलाया। लड़के लड़कियों ने मिलकर गांव के ऊंचाई वाले स्कूल को राहत केंद्र बनाया। उन्होंने बूढ़ों, बच्चों और औरतों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाना शुरू किया। लाठी इस बार किसी से लड़ने के लिए नहीं, लोगों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। पानी में फंसे लोगों को रस्सियों से खींचकर बाहर निकाला गया। बच्चों को कंधों पर उठाकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। सुबह तक बारिश रुकी, प्रशासन की मदद भी पहुंच गई, लेकिन तब तक गांव को लाली और उसकी टीम बचा चुकी थी। उस दिन गांव वालों ने महसूस किया कि असली हीरो वे नहीं होते जो सिर्फ लड़ाई लड़ते हैं।
लाली मॉडल केंद्र की घोषणा के बाद गांव में जश्न का माहौल था। अखबारों में लाली की तस्वीर छपी, टीवी पर इंटरव्यू चला। लाली अब सिर्फ एक लड़की नहीं, पूरा आंदोलन बन चुकी थी। लेकिन जहां सफलता होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव के पास वाले शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि एक साधारण सी लड़की पूरे राज्य की प्रेरणा बन गई। उन्होंने पीछे से झूठी शिकायतें दर्ज करवाईं। लाली बच्चों को सरकार के खिलाफ भड़काती है। लाठी चलाना सिखाना असामाजिक गतिविधि है। जांच के नाम पर अचानक अधिकारी गांव में आए। बाल शक्ति केंद्र को बंद करने की धमकी दी गई। लाली को नोटिस थमा दिया गया। गांव में डर फैल गया। लड़कियां सहम गईं, पर लाली ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को बुलाया और कहा, अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी हमारे सपनों को कुचल देगा। हम सच के साथ हैं, डटे रहेंगे। गांव की औरतें, बुजुर्ग, बच्चे सब एकजुट हो गए। उन्होंने सड़कों पर शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला। सोशल मीडिया पर स्टैंड विद लाली ट्रेंड करने लगा। आखिरकार जांच समिति को खुद कहना पड़ा, लाली और उसका मॉडल राज्य का गर्व है, इन्हें रोका नहीं, बढ़ाया जाना चाहिए। उस दिन साबित हुआ, जहां नीयत साफ हो वहां अफवाहें भी हार जाती हैं। लाली को इस बार दिल्ली में एक राष्ट्रीय मंच पर बुलाया गया था, बेटी शक्ति सम्मेलन, जहां देश भर की महिला परिवर्तनकारियों को सम्मानित किया जा रहा था। स्टेज पर पहुंचते ही उसका नाम गूंजा, उत्तर प्रदेश की प्रेरणा स्रोत लाली। तालियों की गूंज में लाली मंच पर पहुंची। वहां कई बड़े अधिकारी, मंत्री और मीडिया मौजूद थे। लेकिन तभी मंच के एक कोने में उसकी नजर रूही पर पड़ी, जो अब पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और एक गो में काम कर रही थी। रूही ने एक फाइल लाली को दी और फुसफुसाई, दीदी ये देखिए, ये स्कूल की लड़कियों पर हो रहे मानसिक शोषण की रिपोर्ट है, खुद उन्हीं शिक्षकों की तरफ से जिन्हें हमने कभी आदर्श समझा था। लाली सन्न रह गई। जिस बदलाव के लिए उसने अपनी जिंदगी लगाई, उसी व्यवस्था के भीतर एक काली परत अब भी छिपी थी। मंच पर माइक पकड़े लाली कुछ पल चुप रही, फिर बोली, सम्मान देने के लिए धन्यवाद, लेकिन असली काम अभी बाकी है। जब तक स्कूलों में डर की जगह विश्वास नहीं बनेगा, तब तक ये लड़कियां सच में आजाद नहीं होंगी। पूरा हॉल स्तब्ध था। लाली ने सबके सामने फाइल लहराई और कहा, यह सच्चाई है और अब इसे बदले बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। सीसीटीवी फुटेज देखकर लाली पूरी रात सो नहीं सकी। रामशरण मासाब, जिसे पूरा जिला आदर्श शिक्षक मानता था, वही मासूम बच्चियों का शोषण कर रहा था। लाली ने सबूतों की कॉपी बनाकर जिला अधिकारी और बाल संरक्षण विभाग को भेज दी। अगली सुबह स्कूल में अफरा तफरी मच गई। जांच टीम स्कूल पहुंची और रामशरण मासाब को निलंबित कर दिया गया। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली खतरा। उस रात लाली के कमरे के बाहर किसी ने पत्थर फेंका। दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, जो आग लगाना जानती हो उसे जलना भी आता है क्या। गांव के कुछ दबंग जो रामशरण के करीबी थे, अब लाली के खिलाफ हो गए थे। डर का माहौल बन गया। कई लोग बोले, बेटी अब बस कर दो, बहुत कर लिया, इन बड़े लोगों से मत उलझो। लेकिन लाली डरी नहीं। उसने गांव की महिलाओं को बुलाया और कहा, अगर आज मैं पीछे हट गई तो कल कोई भी तुम्हारी बेटियों को चुप करवा देगा। मैं लड़ूंगी खुलकर। अगली सुबह लाली स्कूल पहुंची, सिर ऊंचा, आंखों में आग। बच्चियों ने तालियां बजाईं और तभी पहुंची पुलिस रामशरण मासाब को गिरफ्तार करने। पूरा गांव देख रहा था। अब डरने वाला नहीं, बोलने वाला जमाना था।
गांव में नकाबपोश दुश्मन की पहचान सामने आने के बाद पूरा माहौल गर्मा गया था, लेकिन लाली जानती थी खतरा अभी टला नहीं है। एक शाम जब वह अपने पुरानी स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों के साथ किताबें बांट रही थी, तभी एक पुरानी अलमारी से गिरा एक धूल भरा दस्तावेज उसके हाथ लगा। उस फाइल पर लिखा था गुप्त योजना, ग्रामीण शिक्षा बंद करने की रणनीति 2006-2012 और नीचे हस्ताक्षर था प्रमुख शिक्षा सलाहकार रमेश त्रिपाठी। लाली की आंखें फटी रह गईं। रमेश त्रिपाठी वही व्यक्ति था जो आजकल राज्य स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पोस्टर में दिखता था, और वही अब स्कूलों के भाषणों में नारी शक्ति की बातें कर रहा था। लाली को समझ आ गया, रामशरण सिर्फ मोहरा था, असली खिलाड़ी तो बहुत ऊपर बैठा था। उसने तुरंत उस दस्तावेज की फोटो ली और एक आरटी एक्टिविस्ट को भेज दी। अगले ही हफ्ते राज्य में बड़ा हंगामा मच गया। मीडिया चैनलों पर लाली के नाम की चर्चा फिर से शुरू हुई। गांव की लड़की ने खोली राज्य के बड़े अधिकारी की पोल, लेकिन जवाब में आया एक धमकी भरा फोन। अब तेरी लड़ाई नेताओं से है, सोच ले किस कीमत पर लड़ना चाहती है। Delphori 2006. कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें उस एक पल पर टिकी थीं जब जज साहब ने फाइलें पलटी और बोले, इस अदालत के सामने प्रस्तुत सभी सबूतों और गवाहियों के आधार पर लाली की सांसें थम गईं। रमेश त्रिपाठी और संबंधित अधिकारियों को दोषी पाया जाता है। शिक्षा में भ्रष्टाचार और बाल अधिकारों के उल्लंघन के लिए इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। बाहर मीडिया वाले, आम लोग और हजारों महिलाएं जश्न मना रहे थे, लेकिन लाली जानती थी वास्तविक जंग अब शुरू हो रही है। अगली सुबह ही लाली के गांव में कुछ अज्ञात लोग पहुंचे। उन्होंने स्कूल के बाहर बोर्ड जला दिया और दीवार पर लिखा, तू जीत तो गई पर अब चैन से नहीं जी पाएगी। डीएम ऑफिस में बैठे अधिकारी ने फोन पर कहा, लाली तुम्हारे लिए अब सिक्योरिटी की सिफारिश करनी पड़ेगी। ये सिर्फ केस नहीं, क्रांति बन चुका है। लाली मुस्कुराई और बोली, सिक्योरिटी से नहीं, सच्चाई से जीती हूं। डर को अब गांव की लड़कियां पढ़कर मिटाएंगी, यही मेरी जीत है। लाली अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी थी। भारत सरकार ने उसे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आमंत्रित किया, वर्ल्ड एजुकेशन समिट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया की भीड़, पोस्टरों पर लिखा था, लाली गांव से ग्लोबल तक। पर जैसे ही लाली की गाड़ी एयरपोर्ट के रास्ते पर पहुंची, एक सुव ने टक्कर मारी। 4 नकाबपोश बाहर निकले और चिल्लाए, इसकी जबान बंद करनी होगी आज। लेकिन लाली अकेली नहीं थी। गांव से आए युवा स्वयंसेवक साथ थे। संघर्ष हुआ, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही मिनटों में हैशटैग ट्रेंड करने लगा, स्टॉप अटैक ऑन लाली, इंडिया विथ लाली। पुलिस आई, हमलावर पकड़े गए। लाली घायल हाथ के साथ सम्मेलन के लिए रवाना हुई। न्यूयॉर्क में जब उसने मंच संभाला, पूरा सभागार खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं एक छोटे से गांव से आती हूं जहां लड़कियों की आवाज दबा दी जाती थी, लेकिन आज मैं यहां हूं उन सभी बेटियों की आवाज बनकर जिनके सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहेंगे। तालियों की गूंज में लाली की आंखें भीग गईं। यूएन ने उसे ग्लोबल गर्ल हीरो अवार्ड दिया। लाली ने मंत्री बनने से इनकार कर देश को ईमानदारी का सबसे बड़ा संदेश दे दिया। लेकिन उसने एक और घोषणा कर दी, अब मैं शुरू कर रही हूं शिक्षा क्रांति यात्रा। गांव गांव में जाकर बेटियों को पढ़ाने और जागरूक करने की मुहिम। सड़कें फूलों से सज गईं। हर राज्य,
हर जिले में लोग उसका स्वागत करने लगे। कारवां बढ़ता गया, पर सिस्टम के कुछ काले चेहरे बेचैन हो उठे। दिल्ली की एक गुप्त मीटिंग में एक रहस्यमयी आदमी ने कहा, अब इसे रोकना होगा, वरना पूरी सत्ता हिल जाएगी। वह आदमी था राजनीति का काला खिलाड़ी, ध्रुव शास्त्री, जो दशकों से शिक्षा के नाम पर फंड निगलता आ रहा था, पर किसी ने कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अब तक ध्रुव ने मीडिया को खरीदा, सोशल मीडिया पर फेक वीडियो फैलवाए। लाली विदेशी एजेंट है, लाली धर्म के खिलाफ है, जैसे झूठ फैले। पर लाली नहीं डरी। एक स्टेज पर उसने कहा, मैं किताब लेकर निकली हूं, तलवार नहीं। अगर सच्चाई से डरते हो तो शायद तुम्हारी सत्ता ही झूठी है। उसी रात उसके कैंप में तोड़फोड़ हुई, लड़कियों की किताबें जलाई गईं, लेकिन सुबह गांव की हर लड़की ने वही किताबें फिर से उठाई। लाली ने देखा और मुस्कुराकर बोली, अब ये मेरी नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। दिल्ली की सड़कों पर आज कुछ अलग ही हवा थी। हजारों लड़कियां, किसान, शिक्षक और आम लोग सब शिक्षा क्रांति यात्रा के साथ संसद की ओर बढ़ रहे थे। लाली सबसे आगे थी, हाथ में किताब, आंखों में आग। लेकिन संसद से कुछ किलोमीटर पहले ही पुलिस बैरिकेड लगा दिए गए। एक अधिकारी ने आकर आदेश दिया, आदेश है, ये यात्रा अब यहीं रुकेगी। लाली ने पीछे देखा, उसका कारवां डरने नहीं, बदलाव लिखने निकला था। वह बोली, हम संसद के दरवाजे तक जाएंगे, ये हक संविधान ने दिया है, किसी अफसर ने नहीं छीना है। तभी एक धमाका हुआ, पास खड़ी मीडिया वैन में आग लग गई। धुआं, चीखें, अफरा तफरी, और सामने खड़ा था ध्रुव शास्त्री अपनी काली गाड़ी में, मुस्कुराता हुआ। मैंने कहा था ना, क्रांति नहीं होने दूंगा। लाली की आंखें जल उठीं। उसने माइक संभाला और भीड़ से कहा, अगर सच्चाई के रास्ते में आग है तो चलेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। पूरा कारवां फिर से उठा, आग बुझाकर, किताबें हाथ में लेकर। लड़कियों ने जला दी गई किताबों की राख से पढ़ाई नहीं रुकेगी लिख दिया। देश के इतिहास में पहली बार एक सामान्य गांव की लड़की संसद भवन के भीतर खड़ी थी, पूरे देश की लड़कियों की आवाज बनकर। लाली के चेहरे पर आत्मविश्वास था और हाथ में वही पुरानी फटी हुई किताब जो कभी आग में जला दी गई थी। सभापति बोले, आपको 5 मिनट का विशेष संबोधन दिया गया है। पूरा सदन चुप था। नेता, मंत्री, अफसर सब उस लड़की को देख रहे थे जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था। लाली ने बोलना शुरू किया, माननीय सांसदगण, मैं किसी पार्टी से नहीं, पाठशाला से आई हूं। ये किताब मेरे गांव की बेटियों की जान है। अगर हम शिक्षा में राजनीति घोलते रहेंगे तो भविष्य सिर्फ भाषणों में बचेगा, जमीन पर नहीं। उसने दिखाया गांवों की तस्वीरें, टूटी छतें और किताबों की कमी की रिपोर्टें। यहां से योजनाएं बनती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचती नहीं। क्यों? ध्रुव शास्त्री कुर्सी पर बेचैन हो गया। लाली की आंखें उस पर टिकी थीं। जो शिक्षा को रोकते हैं वो देश के भविष्य के दुश्मन हैं, और अब हम चुप नहीं रहेंगे। सच की जीत ने फिर एक बार लाली को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। पूरे देश की स्कूली नीतियां अब उसके विचारों से तय होनी थीं। यह पद सिर्फ एक सम्मान नहीं, क्रांति को नीति में बदलने का अवसर था। लाली ने तुरंत आदेश जारी किए, हर गांव में डिजिटल क्लास, हर बच्ची को फ्री किताबें, शिक्षकों की ट्रेनिंग अनिवार्य। देश में पहली बार शिक्षा नीतियां जमीनी स्तर से बन रही थीं। लेकिन उस सन्नाटे में एक गुप्त सुरंग के दरवाजे से जेल से कोई बाहर निकला, ध्रुव शास्त्री। चेहरे पर जली हुई उम्मीदों की राख और आंखों में जलता बदला। अब मैं लाली को हर कीमत पर खत्म करूंगा, लेकिन बंदूक से नहीं, भरोसे से। उसने एक फर्जी सामाजिक संस्था बनाई, जन शिक्षा मंच, और खुद को ध्रुव गुरुजी के नाम से पेश किया। टीवी पर आने लगा, ध्रुव गुरुजी की शिक्षा क्रांति। लोग धीरे धीरे भ्रमित होने लगे, क्या वही लाली की बातें अब ध्रुव भी कर रहा है? देश भर में अब 2 नाम गूंज रहे थे, लाली दीदी और ध्रुव गुरुजी। एक ने शिक्षा में क्रांति लाई थी, दूसरा क्रांति का चेहरा चुराकर अपनी दुकान चला रहा था। न्यूज चैनलों ने दोनों को एक लाइव डिबेट के लिए आमंत्रित किया। सच्ची शिक्षा की असली आवाज कौन? लाखों लोग टीवी पर आंखें गड़ाए बैठे थे।
मंच पर लाली और ध्रुव आमने सामने थे। कैमरे, सवाल और देश की धड़कनें एक साथ तेज थीं। पहला सवाल एंकर ने पूछा, आप दोनों शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, पर असली नायक कौन? ध्रुव मुस्कुराया, मैंने देश के मूल्यों को बचाने का काम किया है। शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं, संस्कृति भी सिखाती है। लाली ने गहरी सांस ली और कहा, संस्कृति वो होती है जो सच बोलने से डरती नहीं, और तुमने तो झूठ की किताब छापी है। तभी लाली ने लाइव डिबेट में फेक नो की फाइलें, फर्जी चंदे की रिपोर्ट और ध्रुव के पुराने ऑडियो क्लिप्स चलवा दिए। पूरा देश स्तब्ध। ध्रुव गुस्से में चिल्लाया, ये सब राजनीति है। यूएन सम्मेलन के तीसरे दिन ड्रू सैक्सन ने अपना असली दांव चला। वह ग्लोबल एजुकेशन रिफॉर्म बिल लेकर आया, एक ऐसा बिल जिससे दुनिया के स्कूलों की नीतियां कॉरपोरेट कंपनियों के हाथों में चली जाती। बिल की भाषा मीठी थी, समान शिक्षा, एक जैसा पाठ्यक्रम, आधुनिक विकास। लेकिन सच्चाई थी गरीब देशों के बच्चों से उनकी संस्कृति, भाषा और आत्मनिर्भरता छीनना। लाली ने बिल पढ़ा, उसकी आंखों में आग थी। यह शिक्षा नहीं, वैश्विक व्यापार है। उसने भारतीय प्रतिनिधिमंडल से कहा। ड्रू सैक्सन हंसते हुए बोला, यदि भारत ने समर्थन नहीं किया तो फंडिंग रोक दी जाएगी। तुम अपने बच्चों को तकनीक नहीं दे सकोगी। लाली मंच पर आई, पूरा विश्व उसका इंतजार कर रहा था। उसने कहा, मैं एक गांव की लड़की हूं, मिट्टी से सीखा है और बच्चों को सपना दिखाया है। हमें तकनीक चाहिए, लेकिन शर्तों के साथ आत्मा नहीं बेचेंगे। शिक्षा कोई बाजारू चीज नहीं, यह भविष्य की नींव है, और नींव कभी विदेशी नहीं होती। फिर उसने अपने देश के गांवों के बच्चों की कहानियां सुनाई। ताली इतनी गूंजदार थी कि सैक्सन के चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें जीत के बाद जब लाली भारत लौटी, एयरपोर्ट पर जश्न था, लेकिन उसके फोन पर एक कॉल आई, दीदी हमारे स्कूल में आग लग गई, बच्चे गायब हैं। लाली का चेहरा पल में बदल गया। वह सीधा अपने गांव पहुंची। जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब राख और खामोशी थी। दीवारों पर लिखा था, शिक्षा से आजादी चाहिए, विदेशी नीति नहीं। यह ड्रू सैक्सन का नया हमला था। जनता को भड़काओ, लाली को गुनहगार बनाओ। गांव के कुछ लोग गलतफहमी में आ चुके थे, यह सब लाली की वजह से हुआ है। लेकिन कुछ माओं ने कहा, हमारे बच्चों को उसने किताब दी, सपना दिया, वो कभी नुकसान नहीं कर सकती। लाली ने सबूत जुटाने शुरू किए, सीसीटीवी फुटेज, राख में दबे ड्रोन कैमरे के पुर्जे और एक विदेशी नो की संदिग्ध फंडिंग के लिंक। उसे समझ आ गया, यह सब ड्रू सैक्सन का प्लान बी था। लाली ने अपने गांव में खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस आग में स्कूल जला है उसी से अब नई मशाल जलेगी।
हैग, नीदरलैंड्स। दुनिया की सबसे बड़ी अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज एक अनोखा केस था। एक गांव की लड़की लाली पर आरोप था। वह वैश्विक शिक्षा नीति में बाधा डाल रही है और कॉर्पोरेट एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ विद्रोह फैला रही है। ड्रू सैक्सन ने कोर्ट में कहा, लाली की विचारधारा पिछड़ी है, वह आधुनिक शिक्षा का विरोध कर रही है। लेकिन जब लाली गवाही के लिए खड़ी हुई, पूरा कोर्ट हाल खामोश हो गया। साड़ी पहने, माथे पर बिंदी और हाथ में एक मिट्टी की बनी कॉपी, वह बोली, मैं विरोध नहीं, विकल्प लेकर आई हूं। मेरी शिक्षा प्रणाली डर नहीं सिखाती, सोच सिखाती है। मैं चाहती हूं कि हर बच्चा अपने देश, अपनी भाषा, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहे। लाली ने सबूत रखे, भारत के दूरदराज गांवों में डिजिटल क्लासेस की रिपोर्ट, गरीब बच्चों की सफलता की कहानियां और वो वीडियो जहां बच्चे खुद स्कूल बना रहे थे। कोर्ट में बैठे जजों की आंखें नम हो गईं। अंत में लाली ने कहा, अगर शिक्षा केवल मुनाफे की वस्तु बन गई तो अगली पीढ़ी सिर्फ कर्मचारी बनेगी, नेता नहीं। मैं उस भविष्य की लड़ाई लड़ रही हूं। पूरा कोर्ट खड़ा हुआ और तालियों से गूंज उठा। हेग की अदालत में लाली को निर्दोष घोषित कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जज ने कहा, लाली represents the voice of forgotten children. She is not a threat, she is a torchbearer. पूरा विश्व तालियों से गूंज उठा, लेकिन पर्दे के पीछे ड्रू सैक्सन का चेहरा अब और जहरीला हो गया था। उसने नई साजिश रची। अगर लाली को कोर्ट से नहीं हटा सके तो दुनिया की नजरों से मिटा दो। ऑपरेशन डिजिटल ब्लैकआउट शुरू हुआ। एक एक करके लाली से जुड़ी सारी वेबसाइट्स, वीडियोज, भाषण सब इंटरनेट से गायब होने लगे। यूट्यूब चैनल लाली स्पीक्स को वायोलेशन ऑफ पॉलिसी बताकर बंद कर दिया गया। गांव में इंटरनेट बंद कर दिया गया। लोगों ने कहा, दीदी कहां गई? उनका मैसेज क्यों नहीं दिख रहा? लाली को समझ आ गया, अब लड़ाई ऑनलाइन अस्तित्व की है। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया, मिट्टीज.org, जहां कोई भी बिना सेंसरशिप के अपने विचार साझा कर सकता था। ड्रू सैक्सन को अब महसूस हुआ कि वह हार चुका है। गांव में बच्चों और गांव वालों की एकता ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। लेकिन उसने सोचा, यह आखिरी मौका है। अगर अब भी मैं हार गया तो सारी दुनिया में मुझे नफरत ही मिलेगी। उसने आदेश दिया, गांव में घुसकर आखिरी हमला करो। लेकिन जैसे ही वह गांव में दाखिल हुआ, उसे वो दृश्य मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। गांव के बच्चे खड़े थे, हर एक हाथ में एक छोटी सी कागज की चिड़िया जो उनके विचारों और सपनों की प्रतीक थी। लाली सामने खड़ी थी, उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। तुम क्या चाहते हो ड्रू? उसने शांत स्वर में पूछा। ड्रू चुप था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह खुद अब अपने आप से लड़ रहा था। तुमने एक गांव को बदल दिया, लेकिन क्या तुम खुद को बदल पाओगे? तभी लाली ने कहा, शक्ति केवल सत्ता में नहीं बल्कि बच्चों की सोच में होती है। तुम हमारा रास्ता कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि हम अपने विचारों को कभी नहीं गिरने देंगे। ड्रू चुप हो गया। उसके भीतर छिपे दर्द और अकेलेपन ने उसे झकझोर दिया। वह मैदान छोड़कर वापस लौट गया, लेकिन अब उसका दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। क्या यह बदलाव सिर्फ एक शुरुआत था? पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।